हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे गांव का प्रशासन। अब किसी भी गांव के अंदर जो प्रशासन का काम होता है, प्रशासन का मतलब होता है कि हम जो रोजमर्रा के जो काम करते हैं, रोजमर्रा के जो काम करते हैं, जैसे कि हम प्रतिदिन जो काम करते हैं उसका देखरेख का काम कौन करता है। ज़्यादातर किसी भी समाज के अंदर देखरेख का जो काम होता है वो सामान्यतः देखा जाए तो हमारे यहाँ पर पुलिस शासन व्यवस्था होती है, पुलिस होती है। क्या होती है? पुलिस। तो जो पुलिस है वह विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक के काम करती है। अब आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं कि गांव का प्रशासन पुलिस किस प्रकार से करती है और कौन कौन सी और अन्य संस्थाएं होती है जो इस प्रकार के काम को अंजाम दे देती है। कह रहा है कि मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ा सा खेतीहर जमीन है। खेतीहर जमीन का मतलब क्या होता है? खेतीहर जमीन का मतलब होता है खेती करने योग्य जमीन, खेती करने वाला जमीन। मतलब कि वह जमीन जिसके ऊपर आप खेती कर सकते हैं उस जमीन को खेतीहर जमीन कहा जाता है। जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। रघु और यहाँ पर दूसरा नाम क्या है? मोहन। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में, मोहन के बीच में और रघु के बीच में खेती की समस्या को लेकर के विवाद होने वाला है। हम उसी को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। अब मेड़ क्या किसे कहते हैं? तो दोनों खेतों के बीच में जो बीच का जो हिस्सा होता है, जिसे क्यारी कहते हैं, उसी को यहाँ पर मेड़ कहा जाता है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन को अपने खेत में मिला ली। जैसे कि अब यहाँ पर आपके पास दो जमीनें हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है कि जो मोहन की जमीन थी और ये रघु का जमीन था। तो रघु ने मोहन की इतने जमीन को अपने में ऑक्युपाइड कर लिया था, हड़प लिया था। तो कहता है कि अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वो थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया और मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर के रपट लिखवानी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आई है और वो आया यहाँ पर स्थानीय पुलिस में जाकर के रपट लिखवाना। अब ये जो बात कही जा रही है रपट, तो रपट का मतलब होता है FIR को लिखवाना। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाना। कहाँ पर? स्थानीय पुलिस थाने में जाकर के। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पुलिस थाने में जा चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर के पुलिस थाने जाएगा। किसके लिए? वह सबूत के लिए लेके जाएगा, सबूत के लिए, ताकि जब थानेदार उसे पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है, तो वह इन पड़ोसियों को दिखाएगा और बताएगा कि इन्हीं के सामने इस प्रकार के कारनामे हुए थे। पुलिस थाने का क्षेत्र। कहता है कि थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। अब कह रहे हैं कि पुलिस थाने का क्षेत्र। आपको पता होगा कि हर थाने का अपना एक एरिया होता है और इस एरिया में जो भी घटना होती है, इस घटना का पूरा जो विवरण विवरण होता है, वह इसी एक ही थाने के अंदर लिखा जाता है। अब यहाँ पे बात कही जा रही है यहाँ पर कि
हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। कार्य क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें वो अपना कार्य करते हैं, उसे कहते हैं कार्य क्षेत्र। जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उस थाने में लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि हर पुलिस स्टेशन जो होता है, जितना भी हमारे पास पुलिस थाने होते हैं, उस पुलिस थाने के कुछ कार्य होते हैं, मतलब कि उसके कुछ काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? तो पहला कहता है चोरी की समस्या, दुर्घटना की समस्या, मारपीट, झगड़े आदि की रपट लिखने का उनका मेन काम होता है। कहता है इसके साथ कि यहाँ वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्रवाई करे। तो यहाँ पर इनके जो काम है वह है पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्रवाई करना। ये किसका होता है? तो पुलिस थाने का होता है। यहाँ पर इसी में कहा जाता है क्या, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट दिए गए हैं। कह रहा है कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय क्षेत्रीय पुलिस थाना। क्षेत्रीय पुलिस थाना में जाकर के आप अपनी रपट लिखाएंगे। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? तो वो था जमीन को लेकर विवाद हुआ था। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वह गरीब था और असहाय था। असहाय था क्योंकि उसके समर्थन में लोगों की संख्या कम थी। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिया होगा? क्योंकि यहाँ पर जो रघु था, जो हमारे पास रघु था वो क्या था? तो वो ताकतवर था, क्योंकि उसके जो लोग थे वो ज़्यादा पावरफुल लोग थे, इसीलिए उनको जाने से मना किया गया था। आगे देखो इसमें कह रहा है क्या, कहता है कि पुलिस थाने में होने वाला काम, मतलब पुलिस थाने में कौन कौन से काम होते हैं इसके बारे में दिया गया है। कह रहा है कि जब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यहाँ भी बताया, सॉरी यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाया लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। अब यहाँ पर जब भी किसी गांव के अंदर छोटे लोग आते हैं अपना शिकायत दर्ज करवाने के लिए, तो लोग कहीं ना कहीं से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर भी मोहन भी कह रहा है कि एक्चुअल में जो थानेदार है वो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहा है। कह रहा है कि मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुला करके अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया और अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके पास पहुंचेगा। तो घटना की जांच पड़ताल के लिए जो हवलदार जाएगा वो चेक करेगा ना कि एक्चुअल में क्या ये बात सही है या गलत है। अब यह कहा जाता है कि पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर ये बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। सिंपल सी बात है कि जब इस प्रकार की भूमिका निभाई जाती है तो कहीं ना कहीं आप सरकार और समाज के लोगों की भलाई कर रहे होते हैं। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? हाँ, वो तुरंत जाता, बकायदा देखता और उसके बारे में पूछता कि ये कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किसकी गलती है, इसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर सकता था। कह रहा है कि राजस्व विभाग का काम। अब राजस्व विभाग क्या क्या काम करता है? आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। इसके बारे में, तो जमीन के रिकॉर्ड के बारे में कि जमीन का रिकॉर्ड किसके पास होता है और कितना जमीन किसके पास बंटवारा किया जाता है। कह रहा है कि यहाँ पे जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि जो पटवारी होता है उसका क्या काम होता है? तो जमीन को नापना होता है और उसका रिकॉर्ड रखना होता है।
अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पटवारी कहीं लेखापाल होता है, तो कहीं कर्मचारी होता है, तो कहीं से ग्रामीण अधिकारी कहते हैं। इसे कहीं कहीं पर कानूनगो भी कहा जाता है। तो पटवारी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव का जिम्मेदार होता है। अगले पेज में हम दिए गए नक्शे और उसे उसके अनुसार बने खसरे, खसरे का मतलब होता है रजिस्टर्ड, में विवरण के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि जो पटवारी होता है उसको वह इसको किस प्रकार से मेंटेन करता है। कहता है गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। जरीब, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जरीब क्या होता है। तो जरीब खेत नापने की एक विधि होती है। क्लास ध्यान देना आप लोग यहाँ पर। जरीब क्या होता है। तो जरीब जो होता है वह खेत नापने की विधि होती है, तरीका होता है। कहता है ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु, कहाँ चला गया, और रघु के खेत को नाप करके ये देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत को सीमा को बदला गया है। कहता है आगे कि पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। जब तक उसके पास रिकॉर्ड होगा नहीं, वो बताएगा नहीं कि सरकार को ये नहीं बता सकता है कि हमारे यहाँ पर कितना अनाज का उत्पादन हुआ है और कितना उत्पादन नहीं हुआ है। इसीलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करते रहे। दुरुस्त का मतलब होता है उसके अंदर बदलाव करता रहे और यदि कुछ गलतियां आ रही हैं तो उसे सुधारता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाना उगाने लग जाते हैं। कहता है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी किस गांव के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। तो गांव के पटवारी उससे फेस टू फेस उसके घरों पे जाते हैं या फिर उसका कार्यालय जाते हैं और फिर उसके साथ संपर्क को स्थापित करने का काम करते हैं। कहता है यहाँ पर आगे कि खसरा कहलाने वाला एक रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचना भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम पर है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये बताता है कि हर व्यक्ति के पास जमीन कितना है और कितनी मात्रा में बटा हुआ है। कहता है कि क्षेत्र हेक्टेयर में बटे होते हैं। जमीन के मालिक का नाम पिता और उसके पिता का नाम होता है। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम होगा और बटाई का हिस्सा होगा। कहता है कि इस साल में जोती गई जमीन, कितनी जमीन जोता गया है, फसल होगा, क्षेत्र होगा और अन्य फसलें होंगी। कितनी जमीन आपने छोड़ दी है, खाली जमीन कितने छोड़ी है और कौन कौन सी आपको सुविधाएं मिली है, इसके बारे में यहाँ पर लिखे जाते हैं। कहता है कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। तो मोहन का जो जमीन है वो कौन सा जमीन है। आइए थोड़ा सा हम इसको समझने का काम करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर आगे कि 0.275 जो है वह जमीन है। कहता है कि मोहन बल्द राजा राम गांव अमरापुर जमीन का एक मालिक। तो मोहन जो है वो अमरापुर जमीन का मालिक है और इसके पिता का जो नाम है वो राजा राम है। कहता है कि क्या इसके पास कोई जमीन बटाईदार है। तो नहीं, इसकी खुद की जमीन है। इसने कौन सी फसल रोपी है। तो सोयाबीन रोपी है। कितने क्षेत्रों में। तो 0.75 हेक्टेयर में इसने रोपी है। क्या इसके पास कोई व्यवस्था है खेती करने के लिए। तो कुआं चालू है इसके पास, कुआं एक है, चालू चारागाह है इसके पास जिसके लिए ये खेती का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर 1 नंबर की खेती दी गई है। अब देखो जो 1 नंबर है वो किसका है, वो मोहन की खेती 1 नंबर में मिल जाती है। दूसरे नंबर पे किसका है, रघु का है। और तीसरे नंबर पर जो है वो मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान है। तो देखो दूसरे नंबर पे कहाँ है, दूसरा नंबर है जो आपका ये रहा। ये जो है वो रघु की खेती है। और जो तीसरा नंबर है ये क्या है, तो ये घास का मैदान है, ये ग्रासिंग लैंड है। या कह सकते हैं ग्रामीण जो हमारे पास एरिया है वो गवर्नमेंट का है। तो कहता है रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो जो रघु और मोहन की जो सीमा है वो ये वाली सीमा आपको देखने को मिल जाती है।
खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? तो इसको जो इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो ये सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक का जो इस्तेमाल होता है वो सभी लोग कर सकते हैं। कहता है खेत 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल जाती है? तो सिंपल सी बात है कि इसके दोनों ही ओर सड़कें हैं। इसके 1 और 4 नंबर का खेत है और यहाँ पर 4 नंबर का कोई रिकॉर्ड दिया नहीं है कि 4 नंबर खेत किसका है और किसका नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों की जमीन के आसपास आपको कई सारे क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। कह रहा है कि ये जो सीमा है इसको सीमा कहते हैं इस प्रकार की लाइन को, जहाँ पर इस प्रकार डॉट लगे गए हैं। जैसे कि रघु के खेत में डॉट लगाया गया है तो उसके खेत में क्या है, कुआं होगा। चारागाह की बात करते हैं तो आपका जो ये जो नंबर था, कौन सा नंबर था ये आपका, अ, हमारे पास नंबर था 3 नंबर था। तो ये जो 3 नंबर है कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हम घास के लिए कर रहे हैं। हमारे पास जो पक्की सड़कें हैं, पक्की सड़कें ये रहा आपके पास पक्की सड़कें। तो इसके साथ कह रहा है क्या, हमारे पास कह रहा है कि साइड साइड में कुछ सड़कें बनाई गई, कच्ची सड़कें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास कच्ची सड़कें हैं जिसका इस्तेमाल गांव के लोग करते हैं। यहाँ पर अब बात कर रहा है क्या, कुछ पेड़ मिल जाते हैं। तो जो पेड़ हैं वह पक्की सड़कों के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हमारे पास खेती के पैमाने के बारे में जानकारी दी गई है। आइए बात करते हैं आगे। तो इसमें तो कुछ खास दिया नहीं गया है लेकिन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किसान को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कुछ टैक्स देना पड़ता है। किसानों को उनकी नकल पाने का अधिकार है। मतलब कि नकल का मतलब होता है कि उनके पास उस प्रकार की फोटोकॉपी होनी चाहिए जो उसकी जमीन की है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलता। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाल करके पंचायत के दफ्तर में रख दिया जाता है ताकि वे आसानी से लोगों को प्रोवाइड कर सके। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहते हैं। दुरुस्त का मतलब होता है कि हम इसे लगातार रिफॉर्म करते रहते हैं और उसके अंदर हम चेंज करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दिए गए स्थितियों को पढ़िए और उनके मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड को अनिवार्य होते हैं, और ये भी बताइए कि वे किसके लिए जरूरी होते हैं। कह रहा है कि किसान दूसरे किसान को जमीन खरीदना चाहता है। जब ये खरीदता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जमीन कितना है, तो इसके लिए आपको रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी होता है। कहता है किसान को अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो तो सामान बेच रहा है, जमीन नहीं बेच रहा। कहता है कि किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेना चाहिए। तो बैंक से जब कर्ज ले रहा है तो उसे बताना पड़ता है कि उसके पास कितनी जमीन है, तो इसमें जरूरत पड़ती है। एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है तो इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है तो इसमें जरूरत पड़ती है कि कितना हेक्टेयर जमीन हम किसको देने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताना पड़ता है। यहाँ कह रहा है कि या कोई कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है कि कौन क्या कर रहा है अपने खेत में और क्या नहीं कर रहा है अपने खेत में। इसमें कहा जाता है क्या, कहता है इसके साथ साथ कि इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण का मतलब होता है कि किसी ने अपने खेत में कुआं बनाया है या नहीं बनाया है, उसकी देखरेख का काम यहाँ पर किया जाता है। भारत में सभी राज्य जिले में बटे होते हैं और जमीन से, अब यदि बात करते हैं जिलों के बारे में, तो भारत में 625 जिले हैं। कहता है जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा जाता है जिसे जिला के उपखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो जिले होते हैं जिले को उपखंडों में बांटा जाता है। जैसे कि तहसील में बांटा जाता है और तालुका में बांटा जाता है। इसके ऊपर होते हैं जिला अधिकारी होते हैं और उनके नीचे होते हैं तहसीलदार। इन्हें विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा करने का अधिकार होता है और वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व का इकट्ठा किया जाए कि राजस्व किससे कितना आ रहा है, किससे कितना जा रहा है, इसको डिसाइड करने का और रखने का काम भी जो होता है वो पटवारी के काम के लिए तहसीलदार रखे जाते हैं। कहता है कि वे भी देखता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वह विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करता है। तो जाति प्रमाण पत्र जारी करने का जो अधिकार होता है वो तहसीलदार को होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जाति प्रमाण पत्र हमारे पास होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो जाति
प्रमाण पत्र जो जारी करता है वो कौन जारी करता है? तो जारी करता है तहसीलदार जारी करता है, तहसीलदार जारी करता है। कहता भी आगे कि तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब ये तहसीलदार जो होता है वो जमीन के मामले को भी सुलझाने का काम करता है। हमारे पास एक नया एक्ट आया है जिसमें बात की जा रहा है हिंदू अधिनियम की धारा 2005 की बात की जा रही है। ऐसे देखा जाए तो भारत के अंदर हिंदू अधिनियम की जो धारा थी वो 1956 में ही बना दिया गया था, जिसे हिंदू संहिता के नाम से जाना जाता है, हिंदू संहिता के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं आगे। तो कहता है कि जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार की एक मददगार भर की ही मानी जाती है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर खेतों में काम करती है, ना कि उनके नाम पर कोई ज़मीनें देखने को मिल जाती है। कहता है कि उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद बेटे में बांट दी जाती थी। हाल में एक कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटे बेटियों को और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता रहता है, में सॉरी मिलेगा। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अब ये जो 2005 में जो एक्ट लाया गया, इसमें हमारे पास जमीन को बेटे और बेटी में, मतलब कि यहाँ पे गर्ल्स में और यहाँ पर बॉयज में बराबर बराबर बांटने का अधिकार दे दिया गया। इसमें कहता है कि इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और उसके पास गांव के अ, ये उसके पास लिखा नहीं है। वो गांव में रहती है और उनके पिता की मृत्यु के बाद सुधा जो है वो अक्सर खेती के काम में माँ को हाथ उठाती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा है कि जमीन अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों के नाम को रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा, ऐसे यहाँ पर शामिल किया गया है। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटों और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसे निश्चित कर हो जाती है और जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर एक बात और कही जाती है, क्या कहता है कि एक अन्य सार्वजनिक सेवाएं हैं और उनका संरक्षण किया गया है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। ये जो कहानी दी गई है ना, ये कहानी एक बिटिया की चाह के ऊपर दिया गया है कि जब कोई लड़की होती है तो लड़की को खास करके उस जमीन के ऊपर पूरा पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसमें जो क्लास कहता है, क्या इसमें कहा जाता है कि एक अन्य प्रकार की हमारे पास सार्वजनिक सेवा है जिसका संरक्षण किया गया है। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। पहला हमने पढ़ा कानून के व्यवस्था बनाए रखने के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने देखा कि जमीन की अभिलेखा व्यवस्था कौन करता है उसके बारे में पढ़ा। तीसरा हमने देखा कि पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया हमने, और दूसरा देखा कि पटवारी की भूमिका के बारे में। इस प्रकार के काम के विभाग अन्य लोगों का निरीक्षण करती है, जैसे कि पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने ये भी देखा कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह की समस्याएं उनके सामने आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। जैसे कि सरकार कई सारी सेवाएं लोगों को देने का काम करती है। इसमें आपका जाता है जन धन सुविधा जाती है, या फिर इसके अंदर देखा जाए तो उज्ज्वला योजना जाती है। तो जो उज्ज्वला जैसी कुछ योजना आ रही है, इसकी देखरेख का जो काम होता है वो सरकारी अधिकारी के अंतर्गत किया जाता है। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही पब्लिक सर्विस की एक सूची बनाइए, जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी सर्विस है। तो पहला है दूध उत्पादक समिति है, राशन की दुकान है, बैंक है, पुलिस थाना है, बीज है, खाद के लिए कृषि समिति है, डाक बंगला है, आंगनबाड़ी है, बाल बाड़ी है, सरकारी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं और अस्पताल है। ऐसे सारे काम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। सरकार के द्वारा यहाँ पर लोगों की सुविधाएं दी जाती है। तीन सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए। इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है, आपके लिए एक उदाहरण दीजिए।
क्लास ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो संभावना है कि आपको इससे ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक रिकॉर्ड दिया गया है, इस रिकॉर्ड को सीधा करना थोड़ा मुश्किल सा है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा मोड़ के देखता हूँ, एक बार मुड़ जाए तो अच्छी बात है। चलिए, तो मुड़ गया। तो सही पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देखो कह रहा है क्या क्लास इसके बारे में, यहाँ पे कह रहा है हमारे पास कुछ सार्वजनिक सभा होती है, जिसमें देखो कह रहा है क्या, हमारे पास होती है राशन की दुकान होती है, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और दूध उत्पादक समिति होती है। कहता है कि आपके उनके बारे में, सॉरी, आपने उनके काम के बारे में क्या देखा। अब राशन की दुकान क्या करती है, ये दुकान खाली हुई थी, तीन लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने चावल चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल खरीदा, लेकिन उनको मिला नहीं। तो क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि जो मिट्टी का तेल है उसे हम कहते हैं क्या, केरोसिन तेल कहते हैं। कहता है नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र, राशन की दुकान के अंदर किन किन लोगों को शामिल करते हैं, तो ये दो गांव के लिए होते हैं। कहता है कि सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है। यदि आपको राशन कार्ड की सुविधा उठानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो राशन कार्ड होना चाहिए, और ये तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। जो सब प्रदान करते हैं उनकी क्या समस्या होती है, तो मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। लोगों की क्या क्या समस्या होती है, तो चावल बड़ा खराब आता है, मिट्टी के तेल तो कभी मिलते ही नहीं है। क्या सुधार किया जाए, तो कहता है कि अच्छा चावल मिले, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज खुले ताकि हर लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। अब इसी के प्रकार से कहता है क्या, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, कुछ जगहों पर देखा जाए तो स्वास्थ्य केंद्र तो होते हैं लेकिन वह समय पर नहीं खुलते हैं, तो समय पर खुलना चाहिए, ये इसमें सुधार की बात करता है। तो आप उनके बारे में क्या देखा, तो आप देखते हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग को सुविधा मिलती है, कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है यहाँ पर। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, ये किस प्रकार के नियंत्रण में आते हैं, तो ये 2 से 3 गांव के अंदर काम करते हैं। कहता है इसके साथ साथ कि इस सुविधा का लाभ उठाने की क्या जरूरत है, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आप आसानी से इसकी सुविधा उठा सकते हैं। कहता है सब प्रदान करने में क्या समस्या आती है, तो स्वास्थ्य केंद्र में जाने में आपको क्या समस्या आती है, तो आपको परिवहन की समस्या आती है, क्योंकि हमारे पास परिवहन काफ़ी दूर पड़ जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। हमारे पास सड़क की समस्या है, हमारे पास यातायात की समस्या है। कहता है कि लोगों की समस्याएं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया क्या क्या समस्या है, यातायात की समस्या हो जाती है। कह रहा आपको इसमें क्या सुधार करना चाहिए, सिंपल सी बात है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है हम उनको आंगनबाड़ी में बदल दें, ताकि वो छोटे छोटे केंद्रों में आ जाएं और उनको हर लोगों तक पहुंचाना आसान हो सके। तो इस प्रकार से मैंने एक रिकमेंडेशन दिया, अब आपको तीसरा रिकमेंडेशन आपको आपके कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके साथ हम चैप्टर बंद करते हैं आज का। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।